वो लड़का नहीं करवा पाया था जी सही से। हाँ फर्स्ट दिन था, हेजिटेशन तो होवे करेगा। ठीक है। क्या क्या लिखने में? ओ, पहली बार था। अरे हम ही करवाएंगे, अगले वीक से जो है ना 3 दिन कर देंगे, और जो है 3 दिन कर देंगे। ठीक है 3 दिन कर देंगे, और सोमवार बुधवार शुक्रवार को हम फ्री हैं, और एक रविवार को कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है क्या ना? हाँ है? हाँ रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। है ऑफ, इसमें अनगिनत खिलाड़ी होता है, और ये खेल कहीं पर भी खेल लिया जाता है, समझ गए? ऑफ बेल कोई विशेष प्रकार का खेल नहीं है, सभी खेलों का मिश्रण है। ब्राजील में होता है ये सब खेल। ठीक, हाँ ब्राजील में होता है ये सब खेल। ठीक है हाँ, कहीं पर भी खेल लिया जाता है, खिलाड़ी की संख्या आने को। गिरीश चंद्र, हरीश चंद होगा, हरीश चंद, गिरीश लिखा दिया, हरीश चंद होगा, हरीश चंद होगा। चलिए सुशांत जी शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। खुशबू यादव, दुर्गानंद कुमार, लक्की जैन, लक्की जैन आज पहली बार लाइव जुड़े हैं। चलिए ठीक है। लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स के समय में समिति का इंग्लिश अनुवाद कौन करवाया? सुनंत, संजय कुमार गुप्ता, कविता सैनी, दीपक कुमार शाह। चलिए सबका धन्यवाद, गुड मॉर्निंग सबको। आ जाइए, बैठिए जल्दी। खुश रहिए। एडमिशन हाँ अच्छा कल आइए, कल आइए, कल करवा देंगे, कल आइए। आज आए थे आप? कितना मार्क आया है? लाल बहादुर यादव, हम लोग आपसे मिल नहीं पाते। हाँ आप ही लोग से तो बतिया रहे हैं, बोलिए ना। लॉर्ड कैनिंग में 8 नंबर पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है देख लेते हैं। स्पीड नहीं बढ़ रहा है, किस चीज में स्पीड नहीं बढ़ रहा है? एकदम 5 मिनट क्या, पूरा टाइम आप ही लोग पे ध्यान है जी। नोट में कुछ एरर भी है, सुधार कर। नोट में जो एरर रहता है वो तो हम सुधार करवाइए देते हैं, नहीं करवाते हैं जी। नोट में जितना भी एरर रहता है हम सारा सुधार करवा देते हैं। मुकेश कुमार सिंह 70 सही हुआ, बहुत बढ़िया है। चंदन बिंधा, हम अच्छे हैं। चलिए अब आ जाइए। टेस्ट में एडमिशन होगा ना? 52 बटे निरंजन कुमार सही है, 52 बटे 50 आ रहा है। चलिए आ जाइए, अब शांत हो जाइए।
अरे लड़की सबको कहाँ बैठाया था जी? लड़की इधर बैठी हुई है। ओ, बैठिए जल्दी हो। जल्दी आइए, बैठिए। अरे वो क्या है जी, ओएमआर ले रहे हैं? ओएमआर काहे के लिए ले रहे हैं? बकलोलवी सब एकदम अभी से। शुभम कुमार 60 से 65 क्वेश्चन ही बन पा रहा है, ठीक है। 60 से 65 क्वेश्चन बन पा रहा है, बहुत बढ़िया है। रूबी जी आगे मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे मार्क बढ़ जाएगा। कम से कम कितना मार्क आना चाहिए? 50-60 के आसपास आना चाहिए। आदित्य खुश रहिए। 50-60 के आसपास आना चाहिए। करंट अफेयर पढ़े नहीं ना, इसलिए नहीं बन रहा है, बन जाएगा। डफरीन और रिपन का कार्यकाल इल्बर्ट बिल में 50 नंबर है, सही है। चलिए शांत हो जाइए। अब देखिए, हम आपको बता रहे थे क्या, भारत का वायसराय। भारत का वायसराय देख नहीं रहे हैं। टेस्ट दिए हैं आज आप? आइए जल्दी। अभी जाइए, ठीक है। अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास लाइव है, ठीक है। अभी जाइए, बाद में मिलिएगा, शनिवार को मिलिए। जाइए अभी। चलिए खुश रहिए, आ जाइए। अब भारत का वायसराय, भारत के वायसराय में जो है, हम आपको पिछले क्लास में लॉर्ड लिटन, लिटन के बाद लॉर्ड रिपन, रिपन तक बता दिए थे। रिपन के बाद आगे हम लोगों को देखना है, लॉर्ड रिपन के बाद जो है आगे हम लोगों को देखना है। तो लॉर्ड रिपन के बाद जो है लॉर्ड डफरीन है, लॉर्ड डफरीन है। लॉर्ड डफरीन का जो शासनकाल है वह है 1884 से 1888। लॉर्ड डफरीन का शासनकाल है 1884 से 1888। लॉर्ड डफरीन के शासनकाल के दौरान कई सारी
घटनाएं घटित हुई है, जिसमें लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय घटित होने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है कांग्रेस की स्थापना का होना। कांग्रेस की स्थापना का होना। कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय हुई थी। कांग्रेस की स्थापना में लॉर्ड डफरिन का भी योगदान था। लाला लाजपत राय का यह मानना था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है और डफरिन ने कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन जो कि 1886 ईस्वी में हुए थे, उस सम्मेलन में एक छोटा सा पार्टी का आयोजन किया था कांग्रेसियों के लिए, कांग्रेसी सदस्यों के लिए, जिसे गार्डन पार्टी कहा गया, जिसे गार्डन पार्टी कहा गया। लेकिन 1887 आते आते इनका रुख कांग्रेस को लेकर बदल गया और 1887 ईस्वी में इन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है। और इन्हीं के समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। देखिए, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 लॉर्ड एमहर्ट्स के समय, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 लॉर्ड डलहौजी के समय, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 के दौरान लॉर्ड डफरिन के समय। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के समय ही बर्मा को पूर्णतः भारत में मिला लिया गया और बर्मा 1888 से लेकर 1935 ईस्वी तक भारत का अंग बना रहा। और 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत को बर्मा से अलग किया जाएगा और 1935 के अधिनियम के प्रावधान के तहत ही बर्मा भारत से अलग 1936 ईस्वी में हुआ। बर्मा भारत से अलग 1936 ईस्वी में हुआ। आप इसको याद रखेंगे। लॉर्ड डफरिन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल है 1888 से 1894। लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल है 1888 से 1894। इनके शासनकाल के दौरान कई सारी घटनाएं घटित हुई है। इनके शासनकाल के दौरान ही 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था। द्वितीय कारखाना अधिनियम, द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था। वहीं जो प्रथम कारखाना अधिनियम है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में आया था और इस कारखाना अधिनियम का संबंध बच्चों से था, बच्चों को संरक्षण प्रदान करने से था। तो वहीं द्वितीय कारखाना अधिनियम का संबंध महिलाओं से था, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने से था, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने से था। प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया, बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, अंग्रेज क्रूर, अत्याचारी, व्यापारी, लोभी, सब चीज था। अंग्रेज जो है छोटे छोटे बच्चों को भी कारखाना में काम करवाता था, छोटे छोटे बच्चों को भी जो है कारखाना में काम करवाता था, कारखाना में काम करवाता था। अंग्रेज छोटे छोटे बच्चों को कारखाना में काम करवाता था। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी कारखाना में काम करवाता था। इसलिए इस अधिनियम में यह कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम नहीं करवाया जाएगा। दूसरी बात यह कहा गया कि 7 वर्ष की उम्र से 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चे जो हैं, 12 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को 9 घंटा से ज्यादा, 9 घंटा से ज्यादा काम
नहीं करना है। और अगली बात यह है कि यह जो अधिनियम था 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम, चाय की खेती यानी चाय बागान, कॉफी बागान और नील बागान, इन तीनों बागानों को लेकर यह अधिनियम लागू नहीं होता था। इन तीनों बागानों को लेकर यह अधिनियम लागू नहीं होता था। मतलब इन बागानों में 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी काम कर सकते थे। कहने का मतलब यह हुआ। वही जो द्वितीय कारखाना अधिनियम जिसने महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया, इस कारखाना अधिनियम में यह कहा गया कि एक दिन में महिला 11 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेंगी। दूसरी बात यह कहा गया कि सप्ताह में एक दिन महिला को छुट्टी दिया जाएगा। सप्ताह में एक दिन महिला को छुट्टी दिया जाएगा। तो इस अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया और इस अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया। दूसरी बात, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही उस समय के भारत और अफगानिस्तान के बीच, उस समय के भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। जो ड्यूरंड रेखा आज के डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो इन्हीं के समय जो है ड्यूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। ड्यूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। ड्यूरंड रेखा उस समय भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता था। भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता था। वही आज के डेट में जो ड्यूरंड रेखा है, आज के डेट में जो ड्यूरंड रेखा है, वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। इसके बाद आपको जब यही भारत के वायसराय हुआ करते थे, तो इसी के समय जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे और इन्हीं के समय 1893 में जो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे और इन्हीं के समय श्रीमती एनी बेसेंट का 1893 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट का 1893 ईस्वी में भारत आगमन हुआ था। और जो 1893 का ईस्वी है, जो 1893 का ईस्वी है, 1893 का ईस्वी इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर याद किया जाता है। 1893 का ईस्वी इतिहास में एक परिवर्तन बिंदु के तौर पर याद किया जाता है। समझ गए? तो ये चीज है। ये सब घटनाएं लॉर्ड लैंसडाउन से संबंधित है। लॉर्ड लैंसडाउन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बनकर आए हैं, उनका नाम है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और जो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय है, इनका शासनकाल है 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की बात की जाए तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा यह बात कहा गया था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसलिए भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसलिए भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। यह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का स्टेटमेंट है। दूसरी बात, जो एल्गिन द्वितीय है सुनिए तो हो, आप जो जमा किए हुए थे वो सादा ओएमआर था कि भरा हुआ ओएमआर था? सादा ओएमआर था। तो सादा ओएमआर काहे फेंका हुआ था? सब फेंक दिया। तो ठीक है, आप लोग को अपना शरीर उरीर नहीं संभलता है, वो विद्यार्थी नहीं संभलता है जी। है तो ठीक है, हम सुबह से लेकर शाम तक हजारों विद्यार्थी को डील कर देते हैं जी। आप लोग को 2 4 5 10 को नहीं संभलता है। पढ़ने लिखने से संबंधित चीज फेंकाना नहीं चाहिए जी। ऐसे मत रखिए। देखिए, कॉपी किताब कलम ये सब अच्छा से रखिए। यही सब तो आपका मूल संपत्ति है जी। समझ गए? बाद बाकी चीज तो फोनी चीज है, नकली चीज है, फालतू चीज है। किताब कॉपी ये सब का सम्मान कीजिए। ओएमआर, क्वेश्चन, पेन, ये सब का सम्मान कीजिए। आप लोग क्लासरूम में पेन फेंक दे देते हैं, पेज फेंक देते हैं, इस सब पे हमको बड़ी गुस्सा आता है। लेकिन क्या करेंगे, गुस्सा करके भी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग का। ज्यादा गुस्सा करेंगे तो आप लोग सीधा निगेटिव ही सोचने लगते हैं कि मन बढ़ गया है। शनिवार को बता रहे हैं, शनिवार को क्या हुआ, इसी शनिवार का बात बता रहे, बीता हुआ शनिवार। उस रोज जो है तबीयत थोड़ा पहले की तुलना में ज्यादा खराब था,
तो उस रोज जो है शाम वाला बैच में 5 से 7 एसआई बैच में जो है ऐसे जैसे पढ़ाने के लिए आए, तो अब शुरुआती 1-2 मिनट थोड़ा आवाज कम निकलता है गला से, फिर 2-4 लाइन बोलने के बाद पूरा फ्रेश हो जाता है तो पूरा आवाज जाने लगता है, हल्ला करने लगा। उस पे जो है बोल दिए 2-4 गो लाइन, कुछ कुछ बोल दिए होंगे, तुम कर दिए, तुम बोल दिए। ऐसे सामान्य तौर पर हम आप ही बोलते हैं हर किसी को, समझ गए, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। तो विद्यार्थी को तुम बोल दिए तो इस पे विद्यार्थी चर्चा करने लगा कि सर का मन बढ़ गया है, पहले सर आप बोलते थे, आज सर तुम बोल दिया है, बोल दिए हैं, ठीक है। ये सब बात आपस में बात कर रहा था सब, समझ गए। तो गुस्साते हैं तभी हम तुम बोलते हैं, ऐसे तुम नहीं बोलते हैं। जब हम तुम ताम पे उतर गए समझ जाइए पारा गर्म हो गया। हाँ समझे। तो कभी कभी अब हम भी मानवे न है हो, हमको गुस्सा नहीं आएगा तो आएगा ना, हम तो भगवान है नहीं, समझ गए। तो ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ गए। तो ये सब चीज को इग्नोर करिए। देखिए क्लास में जो सिलेबस पढ़ाते हैं उसको पूरा दिल पे लेना है, और क्लास में जो और बात बोलते हैं उसको एकदम से दिल पे नहीं लेना है, समझ गए। चलिए अब आइए लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल के समय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल के समय जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, बंबई, ओडिशा, सब क्षेत्र अकालग्रस्त था, सब क्षेत्र अकालग्रस्त था। कहीं पर प्लेग फैला हुआ है, कहीं पर सूखा की स्थिति है, कहीं पर सूखा की स्थिति है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, मतलब विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इसलिए इनको कहना पड़ा, मतलब लोगों को अपना ध्वंस दिखाने के लिए इनको स्टेटमेंट देना पड़ा कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है, भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। आखिरकार ये ऐसा स्टेटमेंट दिए क्यों? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। यानी हुआ यह था कि इनके समय जो अकाल और सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जनता विद्रोह करने लगा था, जनता विद्रोह पर उतर आया था। तो अपना ध्वंस दिखाने के लिए जो है इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। इन्हीं के समय रैंड और रायट्स की हत्या हुई, और इन्हीं के समय जो रैंड और रायट्स की हत्या हुई, उस हत्या को भारत में यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। भारत में यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या मानी जाती है। तो ये तमाम घटनाएं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय से संबंधित है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद जो अगले भारतीय वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है 1899 से 1905। 1899 से 1905। लेकिन उससे पहले 1 मिनट में जितना बताएं, 1 मिनट में याद भी करते हुए जाते हैं, बेहतर रहेगा। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब से कब? 1884 से। कांग्रेस की स्थापना किसके समय? हाँ, कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई? लॉर्ड डफरिन के समय हुई। लाला लाजपत राय ने किसको लेकर यह कहा कि जो है कांग्रेस उसके दिमाग की उपज है? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा? कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा? किसने कहा है? लाला लाजपत राय। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस को लेकर किसने कमेंट किया है कि कांग्रेस जो है अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला है? कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 में गार्डन पार्टी किसने दिया? किसने दिया? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ? है? बर्मा भारत का अंग किसके समय बना? किसके समय? बर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा किस अधिनियम में की गई? 1900। और बर्मा भारत से अलग किस वर्ष हुआ है? 1900। लॉर्ड डफरिन के बाद, डफरिन के बाद लॉर्ड लेंस द्वितीय कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ?
द्वितीय कारखाना अधिनियम कब पारित? प्रथम कारखाना अधिनियम 1800। प्रथम कारखाना अधिनियम के तहत किस वर्ग के लोगों को संरक्षण प्रदान? किसको? किसको? बच्चा ना। और द्वितीय के तहत महिला ना। डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ? लॉर्ड लेंस। डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ? डुरंड रेखा जब खींचा गया था तो डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बना था? भारत और। डुरंड रेखा जब खींचा गया था तो डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बना? वर्तमान में डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बना? हाँ, पाकिस्तान और। वर्तमान में पाकिस्तान और। क्लियर। महात्मा गांधी किस वायसराय के समय दक्षिण अफ्रीका गए? लॉर्ड एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वायसराय के समय? हाय, स्वामी विवेकानंद 1893 के अमेरिका में हो रहे शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब अमेरिका के शिकागो शहर गए थे तो भारतीय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लेंसडाउन के बाद एल्गिन। किसने कहा है भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है? किसने कहा है भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती? एल्गिन। द्वितीय, रैंड और अयट्स की हत्या के समय भारतीय वायसराय? रैंड और अयट्स की हत्या के समय भारतीय वायसराय? एल्गिन। चलिए आगे, लॉर्ड कर्जन। सुनिए अब, लॉर्ड कर्जन सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों प्रकार के वायसराय थे। लॉर्ड कर्जन सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी दोनों प्रकार के वायसराय थे। इन्होंने भारत के भीतर कई सारे सुधारात्मक कार्य किए और इन्होंने प्रतिक्रियावादी कार्य भी किया। इन्होंने जो बंगाल का विभाजन किया, बंगाल का विभाजन किया जाना इनके द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा प्रतिक्रियावादी कार्य था। और विशेष तौर पर भारतीय इतिहास में इन्हें बंगाल विभाजन को लेकर ही याद किया जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा इन्होंने शिमला के भीतर 19-20 जुलाई 1905 को शिमला के भीतर बंगाल विभाजन करने की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई। इन्होंने बंगाल को 2 वर्गों में विभाजित करने की घोषणा की। 1905 के समय का जो बंगाल था, उस समय का बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, आज का बंगाल, आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये सभी क्षेत्र आते थे। बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में किया गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल कोलकाता। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल इलाका था। पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर को बनाया गया और पश्चिमी बंगाल का फ्रेजर को बनाया गया। इन्होंने यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया। बंगाल विभाजन की घोषणा होने के बाद बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है आपको 7 अगस्त 1905 से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गए। इसके बावजूद बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया। तो बंगाल विभाजन इनके द्वारा किया गया है। दूसरी बात, इनके द्वारा
कई सारे आयोग का गठन किया गया, जैसे कि इन्होंने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर मानक्रिप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया। मानक्रिप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया। इन्होंने जो है आपको फ्रेजर की अध्यक्षता में, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। पुलिस आयोग का गठन किया। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया। रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन किया। थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो ये सब जो आयोग गठित किए गए थे, किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई आयोग, पुलिसिया व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन आयोग, अकाल पीड़ितों को सहायता देने के लिए मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, और रेलवे के क्षेत्र में विकास को लेकर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, और भारत के भीतर विश्वविद्यालय का गठन होना प्रारंभ 1857 ईस्वी से ही हो गया था। 1857 ईस्वी में सर्वप्रथम बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। लेकिन जैसे आज भारत के भीतर एक समस्या है कि आज भारत के भीतर विश्वविद्यालयों में छात्रों को 3 वर्ष के बजाय 5 वर्ष में डिग्री मिलती है, 6 वर्ष में डिग्री मिलती है। यह समस्या भारत की कोई आज की समस्या नहीं है, बल्कि यह भारत की पौराणिक समस्या है। शुरुआती दौर से ही इस समस्या से भारतीय छात्रों को जूझना पड़ा है, और इसलिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए लॉर्ड कर्जन ने यहां तक कहा कि पूरब में यानी भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय है, यानी भारत में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पर छात्रों को डिग्रियां नहीं मिलती है। जहां पर छात्रों को डिग्रियां नहीं मिलती है, तो भारतीय विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, और इस विश्वविद्यालय आयोग के सिफारिश पर ही 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। क्लियर? इसके अलावे जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने विदेशी स्वर्ण मुद्रा को, अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को, यानी अंग्रेजों के द्वारा जारी किया गया स्वर्ण मुद्रा को वैधानिक दर्जा प्रदान किया, मतलब मान्यता प्रदान किया। अंग्रेजों के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण मुद्रा को मान्यता प्रदान लॉर्ड कर्जन के समय ही किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय ही किया गया था। लॉर्ड कर्जन की अगर बात की जाए तो इन्हीं के समय द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ था। सैनिकों को प्रशिक्षण देने हेतु क्वेटा में कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय हुई थी। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर तंज कसा। इन्होंने कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हुए यह कहा कि कांग्रेस मृतपायी संस्था बन चुकी है और कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि हम भारत में रहते हुए कांग्रेस की मृत्यु में कांग्रेस का साथ दे सके। फिर इन्होंने स्थानीय स्वशासन का भी विरोध किया। जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने किया था, उस स्थानीय स्वशासन का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन का विरोध करते हुए कलकत्ता नगर निगम का भी विरोध किया
और कलकत्ता नगर निगम का विरोध करते हुए इन्होंने यहां तक कहा, हमारी इच्छा तो यह होती है कि हम भारत के वायसराय पद से त्यागपत्र दे दे और कलकत्ता नगर निगम का महापौर बन जाए, कलकत्ता नगर निगम का महापौर बन जाए, ताकि कलकत्ता नगर निगम की प्रशासनिक व्यवस्था को हम सुधार सकें। इन्होंने कई सारा अच्छा काम किया, लेकिन उन सभी अच्छाइयों पर बंगाल विभाजन करने की घोषणा ने पर्दा डाल दिया, सब चीज खत्म कर दिया। और इनकी जो नीतियां थी, इनकी नीतियों के कारण ही गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा जाता है, और लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। और इनकी जीवनी रोनाल्ड से नामक विद्वान ने लिखा है। इनकी जीवनी किसने लिखा? रोनाल्ड से, रोनाल्ड से, रोनाल्ड से नामक विद्वान ने इनकी जीवनी लिखा है। रोनाल्ड से नामक विद्वान ने इनकी जीवनी लिखा है। बात क्लियर है? अब इसके बाद लॉर्ड कर्जन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, 1905 से 1910। देखिए जिस प्रकार से भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, उसी प्रकार से लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने मुस्लिम लीग की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। और इन्हीं के समय 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना हुई थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? ढाका में। कहां हुई थी? ढाका में। कहां हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन, डेली टेस्ट का क्वेश्चन हम कंफर्म नहीं किए। चलिए आ जाइए। है लीजिए, कुछ तो नहीं है करते, फोन रिसीव करते रहिए। चलिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय बंगाल विभाजन का विरोधी था। बंगाल को यह पुनः एक सूत्र में बांधना चाहता था। यह बंगाल विभाजन का विरोधी था और बंगाल को पुनः एक सूत्र में बांधने को लेकर इन्हीं के द्वारा 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था। 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद इनके शासनकाल की जो अगली महत्वपूर्ण घटना है वह यह है, इनके शासनकाल के समय में ही पहली बार 1907 ईस्वी में कांग्रेस में फूट पड़ी थी। इन्हीं के शासनकाल में ही पहली बार 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत में हो रहे अधिवेशन में फूट पड़ी थी। फिर इन्हीं के समय में 1908 ईस्वी में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। इन्हीं के समय में 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ये तमाम प्रकार की घटनाएं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल के दौरान ही घटित हुई है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद जो अगले भारतीय वायसराय है उनका नाम है आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय,
इनका शासनकाल है 1910 से 1916। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कर्जन, और इसको याद कर लेते, कर्जन से पहले याद कर चुके। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब? हाँ, बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया? बंगाल को कितने वर्गों में बंट? पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिमी बंगाल कोलकाता ना। इसके बाद पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर फूलर, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट, पश्चिमी बंगाल फ्रेजर, पश्चिमी बंगाल फ्रेजर ना। चलिए ठीक है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन? लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन? पुलिस आयोग का गठन, पुलिस आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन, अकाल आयोग का गठन, रेलवे आयोग का गठन, रेलवे आयोग का गठन, विश्वविद्यालय आयोग का, विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1900। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन इन्हीं के समय हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किसके समय? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय शिक्षा पर तंज कसते हुए किसने यह कहा कि पूरब में ऐसा विश्वविद्यालय है जहां छात्रों को डिग्रियां नहीं मिलती है? किसने कहा है? किसने कहा है? अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण मुद्रा को वैधानिक मुद्रा का दर्जा किसने प्रदान किया? अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए स्वर्ण मुद्रा को वैधानिक मुद्रा का दर्जा किसने प्रदान किया? किसने प्रदान किया? लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस को लेकर किसने यह कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है? किसने कहा है? किसने कहा है? और कौन ऐसे भारतीय वायसराय है जो भारतीय वायसराय के पद से त्यागपत्र देकर कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना चाहता है? आधुनिक भारत का औरंगजेब, आधुनिक भारत का औरंगजेब, आधुनिक भारत का औरंगजेब। इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा? गोपाल कृष्ण। इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा? इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा? गोपाल कृष्ण। कर्जन की जीवनी किसने लिखी है? रोनाल्ड से। रोनाल्ड कर्जन की जीवनी किसने लिखी है? कर्जन की जीवनी किसने लिखी है? रोनाल्ड से। कर्जन के बाद कौन बने हैं? कर्जन के बाद कौन भारतीय वायसराय बंगाल विभाजन का विरोधी था? कौन भारतीय वायसराय बंगाल विभाजन का विरोधी था? बंगाल विभाजन का विरोधी। बंगाल को फिर से एक करने के लिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में कौन सा कमिटी गठित हुआ? अरुंडेल कमिटी। अरुंडेल कमिटी का गठन कब हुआ? अरुंडेल कमिटी का गठन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? मुस्लिम लीग की स्थापना इस समय भारतीय वायसराय, भारतीय वायसराय। मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रेरणा स्रोत किसे माना जाता है? हाय, कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है? 1900। कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ी है? और जब कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी तो भारतीय वायसराय कौन थे? जब कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ी थी तो भारतीय वायसराय कौन थे? हाय, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? भारत शासन अधिनियम 1909 पारित होने के समय भारतीय वायसराय कौन थे? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार किसके समय दिया गया? किसके समय दिया गया? और इन्हीं के कारण मिला था, इन्हीं के कारण मिला था, जिस वजह से इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो द्वितीय के बाद हार्डिंग। अब देखिए इनके समय शासनकाल देखिए 1910 से 1916 तक क्या क्या हुआ। तो 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक, 1911 ईस्वी में
तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। और इस तृतीय दिल्ली दरबार के तहत जो है यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली के बजाय कलकत्ता के बजाय दिल्ली को बनाया जाएगा, कलकत्ता के बजाय। और इसी घोषणा के तहत 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। तो भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी है वह आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बनी है। फिर इन्हीं के समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल का पुनर्विभाजन हुआ और बिहार नामक प्रांत का गठन हुआ 22 मार्च 1912। तो जो 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत का गठन हुआ है यह भी इन्हीं के समय हुआ है। फिर हार्डिंग द्वितीय, जब भारत का राजधानी परिवर्तित होकर कलकत्ता के बजाय दिल्ली बना तो हार्डिंग द्वितीय कलकत्ता से दिल्ली आ रहा था। हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली प्रवेश के दौरान बम फेंका गया। हार्डिंग द्वितीय के ऊपर दिल्ली प्रवेश के दौरान बम फेंका गया, जिस घटना को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और उस बमकांड में ये घायल उयल नहीं हुए थे, बच निकले थे। उस बमकांड का सूत्रधार रास बिहारी बोस था। जब दिल्ली षड्यंत्र केस खुलने लगा तो रास बिहारी बोस भागकर जापान चला गया। रास बिहारी बोस भागकर कहां चले गया? जापान। और दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद और एक था बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीर चंद और एक देखिए नाम एकदम दिमाग से उतर गया है एकदम। 4 गो लोग को फांसी की सजा सुनाई गई थी, समझ गए। बसंत बिस्वास, बसंत बिस्वास चौथा, बसंत बिस्वास चौथा। आपको कौन? बसंत बिस्वास। तो दिल्ली षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत बिस्वास और मास्टर अमीर चंद को फांसी की सजा सुनाई गई थी, फांसी दी गई थी। इसके बाद इन्हीं के समय 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और इन्हीं के समय 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ था साउथ अफ्रीका से। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय घटित हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड नाम है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल है 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल है 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की कई सारी घटनाएं घटित हुई है इनके समय। 1917 में जो है आपको महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चंपारण सत्याग्रह किया गया। 1918 में अहमदाबाद, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर आपको खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, ये तमाम प्रकार की घटनाएं इन्हीं के समय घटित हुई है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल किया, खेड़ा सत्याग्रह किया, रॉलेट सत्याग्रह किया। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी समय खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही घटित हुआ है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो अगले भारतीय वायसराय हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड रीडिंग। क्या नाम है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग नाम है। लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल है 1921 से 1926। ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। ये जो है आपको एकमात्र यहूदी वायसराय थे। इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इनके शासनकाल के समय ही चोरी चोरा कांड हुआ।
इनके शासनकाल के समय ही चोरी चोरा कांड हुआ, और चोरी चोरा कांड के कारण जो है आपको असहयोग आंदोलन स्थगित हुए। चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में स्थगित हुए। और इतना ही नहीं बल्कि इनके समय जो है आपको स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। 1923 ईस्वी में हुई। इन्हीं के समय 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना हुई, और इस संगठन के सदस्यों ने ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं जो है आपको लॉर्ड रीडिंग के समय घटित हुई है। लॉर्ड रीडिंग के समय घटित हुई है। लॉर्ड रीडिंग के बाद जो अगले भारतीय वायसराय है उनका नाम है आपको लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन है क्या 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 बोल रहे? लॉर्ड इरविन का शासनकाल है 1926 से 1931। 1926 से 1931 लॉर्ड इरविन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इतना याद कर लेते हैं। कहां तक याद किए हुए हैं? मिनटों तक ना, मिनटों तक याद कर लिया ना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? 1910 से 1900। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? प्रथम दिल्ली दरबार 1877। द्वितीय 1900। तृतीय 1900। फिर से प्रथम दिल्ली दरबार 1800। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903। तृतीय 1911। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बिहार का गठन कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी का भारत आगमन कब हुआ? यह सब घटना किसके समय घटित? किसके समय? हार्डिंग द्वितीय के बाद अगले भारतीय वायसराय कौन बने? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक? 1916 से 1900। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल कब से कब तक? चंपारण सत्याग्रह कब? अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेक्स सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन 1919-20, 1919-20, असहयोग आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन 1920। ये तमाम घटनाएं किस वायसराय के समय घटित? ये सभी घटनाएं किस वायसराय के समय घटित? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जब हुई थी तो भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और अंत के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारतीय वायसराय, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारतीय वायसराय, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारतीय वायसराय। क्या? समाप्ति के समय, समाप्ति के समय क्लियर। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, एकमात्र यहूदी वायसराय। चोरी चोरा कांड किसके समय? चोरी चोरा कांड किसके समय? असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ? असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुआ? असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जब स्थगित हुआ था तो लॉर्ड रीडिंग। तो असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो भारतीय वायसराय, असहयोग आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो भारतीय वायसराय, जब स्थगित हुआ तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड, ये सब घटना के समय भारतीय वायसराय कौन थे?
लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, इतना बात क्लियर है। रोशन भैया जी, प्लीज क्वेश्चन बैंक। किसी लड़का ने मेरा दरोगा वाला क्वेश्चन बैंक नया किताब एक लड़का देखने के लिए मांगा और वह भूल से लेके चल गया। आप कृपा करके थोड़ा अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो लड़का बुक लिए दे दीजिए। किसका है? किसका फूल आया है? कौन लिखा है? बाबा है। गांधी बाबा है कि जिन्ना बाबा? जिन्ना। भगाइए उसको पाकिस्तान। आपका है जी? आप ही का है? कौन उनका किताब लिए हैं? टेस्ट में तो अनाउंसमेंट किया था? नहीं किया था, हम तो अभी पढ़े हैं इसको। जाइए दूसरा खरीद लीजिएगा, क्या होगा। नहीं तो किसी परीक्षा में टॉप कीजिए, हम किताब दे देंगे आपको, ठीक है। मेरे 10 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, किताब दे देंगे हम आपको, लेकिन 10 में 10। चलिए अब आइए यहां पे। इरबिन, सुनिए। इरबिन का जो शासनकाल है 1926 से 1931 है। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है। जैसे आपको 1927 में इन्हीं के समय साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन आयोग का गठन ब्रिटेन में इन्हीं के समय हुआ था और इन्होंने ही, इरबिन ने ही यह सुझाव दिया था कि साइमन कमीशन आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल ना किया जाए। और साइमन कमीशन आयोग में टोटल 7 सदस्य था, सभी अंग्रेज थे, जिस कारण उसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इन्हीं के समय 1928 में साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन हुआ। लेकिन साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया और फिर साइमन कमीशन आयोग को काम करने से रोक दिया गया। और फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने साइमन कमीशन आयोग के काम को करना शुरू किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो आयोग गठित हुआ था, नेहरू आयोग ने जो रिपोर्ट दी, नेहरू रिपोर्ट पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से फिर से साइमन कमीशन आयोग को काम करने का अधिकार दिया गया और साइमन कमीशन आयोग फिर से काम करना शुरू किया। और फिर साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 ईस्वी में प्रस्तुत की। 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद जो लॉर्ड इरबिन है, इसके अलावे हम यह भी कह सकते हैं कि नेहरू आयोग का गठन, नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित, सब चीज इन्हीं के समय हुआ। इससे इतर इन्हीं के समय जो 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को घोषित किया था। इन्हीं के समय नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ। इन्हीं के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इन्हीं के समय 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। गांधी और इरविन के बीच समझौता, गांधी इरविन समझौता दिल्ली के भीतर इन्हीं के साथ गांधी जी ने किया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में इन्हीं के समय हुआ। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं लॉर्ड इरविन के समय घटित हुई है। लॉर्ड इरविन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय है, उनका नाम है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन ये वही लॉर्ड वेलिंगटन है जो 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, जो 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। उस अधिवेशन में ये भाग लिए थे और कालांतर में जाकर के जो है ये आपको भारतीय वायसराय बने और भारतीय वायसराय के पद पर जो है ये 1931 से लेकर के 1936 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड वेलिंगटन के समय
द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय। वहीं जो द्वितीय यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन है यह 1931 में, और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है यह आपको 1932 में। ये दोनों गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय ही हुआ। दूसरी बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में चला है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण इन्हीं के समय शुरू हुआ, और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत भी 1934 ईस्वी में इन्हीं के समय हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में लॉर्ड इरविन के समय, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत 1934 ईस्वी में जो है आपको लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ है। और लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही आपको 1934 में बिहार में सबसे भयंकर भूकंप आया था। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में ही 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ, 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं लॉर्ड वेलिंगटन के समय घटित हुई है। तो इसको याद कर लेते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो है यहां तक याद कर चुके हैं, आगे बताइएगा। लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से कब तक? लॉर्ड इरविन का शासनकाल कब से कब तक? 1926 से 1931। साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? 1900। साइमन कमीशन आयोग में किस भारतीय वायसराय ने भारतीयों को ना शामिल करने का सलाह? ना शामिल करने का। साइमन कमीशन आयोग में कितने सदस्य? 7। कितने सदस्य? व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज, सभी सदस्य। और साइमन कमीशन आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज था, इसी वजह से पूरे भारतवर्ष में साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया गया। साइमन कमीशन आयोग का पूरे भारतवर्ष में विरोध क्यों किया गया? क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज, क्योंकि उसके सभी सदस्य। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है? नेहरू आयोग का गठन कब हुआ? 1928। नेहरू आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1928। तो ये तमाम घटनाएं किसके समय घटित हुई? लॉर्ड इरविन के समय। नमक सत्याग्रह किसके समय हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के बाद कौन बने? लॉर्ड वेलिंगटन। कब से कब तक? लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय भारतीय वायसराय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन द्वितीय और तृतीय। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में ना, किसके समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत किसके समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके समय? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसके समय? समाप्ति किसके समय? भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किसके समय हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किसके समय हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल है, 1936 से 1943। लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल है 1936 से 1943। अब इस बीच में क्या क्या हुआ? 1935 के अधिनियम में यह घोषणा किया गया था कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव होंगे, और पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए। तो 1937 में पहली बार प्रांतों में विधानसभा के चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। 1940 में महात्मा गांधी ने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की।
1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। क्रिप्स मिशन योजना की असफलता ने ही भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के समय हुआ, इन्हीं के समय हुआ। तो ये तमाम प्रकार की घटनाएं लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ है। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद जो अगले भारतीय वायसराय बने हैं उनका नाम है आपको लॉर्ड वेवेल। कौन है आपको? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का शासनकाल है 1944 से 1947। 1944 से 1947। लॉर्ड वेवेल के समय 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। लॉर्ड वेवेल ने भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे वेवेल प्रस्ताव कहा जाता है और वेवेल प्रस्ताव पर 1945 ईस्वी में 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के बीच में शिमला में सम्मेलन हुआ था जिसे शिमला सम्मेलन कहा जाता है। शिमला सम्मेलन कहा जाता है। लॉर्ड वेवेल के समय ही 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। लॉर्ड वेवेल के समय ही 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह हुए। ये सभी घटनाएं लॉर्ड वेवेल के समय घटित हुआ है और लॉर्ड वेवेल के समय में ही भारत में दंगा की शुरुआत हुई थी। भारत में दंगा की शुरुआत हुई थी और दंगा इनसे संभल नहीं रहा था, जिस वजह से इन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को यह कहा कि हम लोगों के लिए बेहतर यही होगा भारत की समस्या को भारत के लोगों के भाग्य पर छोड़कर आ जाए, जिसे ब्रेकडाउन पॉलिसी कहा गया। ब्रेकडाउन पॉलिसी से इन्हीं का संबंध है। और जब लॉर्ड वेवेल से भारत नहीं संभल रहा तो लॉर्ड वेवेल को फरवरी 1947 ईस्वी में वापस बुला लिया गया और अगला भारतीय वायसराय बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत में रहे। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। माउंटबेटन के समय में ही भारत को आजादी मिली और भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने की बात पहली बार माउंटबेटन योजना में की गई थी और माउंटबेटन योजना में ही पहली बार भारत के विभाजन की भी बात की गई थी। माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने को लेकर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इनके समय पारित हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारत को आजादी मिली। और आजादी मिलने के बाद वायसराय का पद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पद में तब्दील हो गए और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बने। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में थे तो उसी समय 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। मतलब महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही हुआ करते थे। जून 1948 ईस्वी में माउंटबेटन वापस लंदन चला गया। तत्पश्चात माउंटबेटन के स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के वायसराय बने, जो 1950 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ है, संविधान सभा ने भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पद का अंत कर दिया और वहां पर राष्ट्रपति का पद लाया और संविधान सभा ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मनोनीत किया। यही है। आइएगा याद करते हैं। पहली बार प्रांतीय विधानसभा के चुनाव कब हुए? प्रांतीय विधानसभा के चुनाव द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 ईस्वी में भारतीयों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उसे क्या कहा जाता? अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के समक्ष किसने रखा? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन। तो अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगस्त घोषणा 1917, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू 1900, अगस्त प्रस्ताव 1900, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन, अगस्त संकल्प 1942, अगस्त संकल्प 1900, महात्मा अगस्त घोषणा का संबंध है लॉर्ड अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिन अगस्त संकल्प, महात्मा। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई?
क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, ये सब घटना किसके समय घटित हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय लॉर्ड लिनलिथगो, अंत के समय लॉर्ड। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारतीय वायसराय, अंत के समय। चलिए, इसके बाद शिमला सम्मेलन कब हुआ? हाँ, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन। ब्रेकडाउन पॉलिसी से किसका संबंध है? कैबिनेट मिशन योजना का जब भारत आगमन हुआ था तो भारतीय वायसराय कौन थे? हाँ, लॉर्ड वेवेल के बाद भारत के अंतिम वायसराय। भारत को आजादी किसके समय मिली? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। हाँ, गांधी जी की हत्या किसके समय हुई? लॉर्ड माउंट। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चलिए, होमवर्क है। क्या होमवर्क है सुनिए। मेरा क्लास आपके बैच में शुक्रवार को है। एक दिन का समय है, कल पूरा दिन। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंट बेटेन तक लिख करके लाना है कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। यह आपका होमवर्क है, और नहीं तो हम नानी याद दिला देंगे। उस रोज हम पक्का मारेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, पक्का मारेंगे। और एक तरफ से सबको मारेंगे, लड़का लड़की सबको, जो नहीं लिख करके लाया या लाई। समझ गए? हाँ, खुद का लिख करके लाना है। जो नहीं लिखा है छोड़ देना। हाँ, आगे इतिहास में पढ़िएगा ना। सुनिए, अब चलिए शांत रहिए। पूरा लिख करके लाना है। क्या करके लाना है? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी लिख लीजिएगा। देखिए, होगा क्या जानते हैं? इससे क्या होगा? याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए लिखना क्या है? जरूरी। क्या है? अगले क्लास में आएंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। है? क्या कुछ लिखा हुआ नहीं है तो अगले क्लास में लिखा देंगे। जो लिखा हुआ नहीं है अगले क्लास में लिखा देंगे। देखिए, हम 9:15 बजे से बक रहे हैं ना, अभी तक वही एनर्जी है ना। आज तो क्लास से बाहर भी नहीं गए, तो आप लोग को लगता है कुछ खाते पीते हैं, कुछ होने खाते पीते हैं। समझ गए? बस करने की इच्छा होनी चाहिए, काम में मजा आना चाहिए। समझ गए? और कुछ नहीं है। आप लोग देखिए, 15 मिनट में मसुआ गए थे। मसवाने का मतलब समझते हैं? जैसे मुढ़ी समझते हैं? फड़ी जब उसको हवा लग जाता है तो मसुआ जाता है, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग जो है मसुआ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो मुरझाइए नहीं। और देखिए, बहुत लोग को लग रहा है आज तोरी की तो सब आंदोलन हो गया, तो ये सब तो सिर्फ ये बताएं कि ये आंदोलन फलना के समय हुआ है। आगे बताएंगे कि वो आंदोलन क्या है, कब हुआ, किसने नेतृत्व किया, क्या सकारात्मक पक्ष रहा, क्या नकारात्मक पक्ष रहा। इन सभी बातों की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है? तो इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे। अब होमवर्क पूछेंगे। क्या पूछेंगे? और अगली बात सुन लीजिए, कल जो है क्लास आपका नहीं है।
रामनवमी के शुभ अवसर पर क्लास आपका बंद है कल। देखिए सारा बैच बंद है, टोटल बैच बंद है, टोटल बैच बंद है। बैच बंद करने का कुछ कारण है और आपको जो है बात ऐसा है कि टेस्ट आपका 8 से 10 में होगा, टेस्ट होगा और बैच बंद है? हाँ सुनिए ना, सुनिए ना। उसके बाद अगली बात यह है कि है हाँ ये बात है कि देखिए जैसे इतिहास आप पढ़ रहे हैं, 1947 में देश आजाद हो गया, 1947 तक पढ़ाएंगे। 1947 के बाद का भारत, 1947 के बाद का भारत। तो कल सारा बैच बंद रखे हैं और कल संस्थान के YouTube चैनल पर शाम में 3, 4 या 5 बजे से 1947 के बाद के भारत, 1947 से लेकर 1964 तक के भारत के इतिहास को पढ़ाएंगे। तो क्लास नहीं है लेकिन जो है उसको करना है, क्योंकि जब आपके बैच में इतिहास पढ़ाएंगे ना तो 1947 के बाद का भारत हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आजाद होने के बाद खत्म कर देंगे और 1947 के बाद के भारत का क्लास कल YouTube चैनल पर लेंगे, वहां से आप क्लास कर लीजिएगा कल, समझिएगा। कल टेलीग्राम चैनल पर सूचना मिल जाएगा दिन में 3 बजे के बाद, 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे, यही 3 में से कोई टाइम पर होगा। टेलीग्राम पर सूचना दे दिया जाएगा। 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा का क्लास होगा, समझ गए। YouTube चैनल पर होगा और उसका PDF, हैंड रिटन PDF जो है आपको मिल जाएगा संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर। बात समझ में आया? हाँ तो क्लास कल नहीं है, लेकिन नहीं होने के बावजूद भी कल क्लास है। कहां है? कहां है? YouTube पे। कहां है? और उसका PDF कहां है? टेलीग्राम चैनल। बात समझ में आ गया सबको? हाँ। 10 बजे से कल आपका क्लास नहीं है। अब होमवर्क पूछना है क्या? लड़की लोग का एडमिशन हो गया? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। काहे न हुआ? उस रोज काहे न करवाए? नहीं आए थे? कहां गए थे? घर गए थे? चलिए लड़का लोग का रुकिए ना, रुकिए ना, रुकिए। लड़का लोग किसका किसका नहीं हुआ है? देखिए सुनिए, एगो बात बताते हैं। अब तो भीड़ इतना ज्यादा हो गया है कि आपको जो है 24 अप्रैल से दूसरा माह शुरू होगा। 24 अप्रैल से जो दूसरा माह का टेस्ट शुरू होगा उसमें सबसे पहले आप ही लोग का एडमिशन लेंगे, सबसे पहले आप लोग का एडमिशन लेंगे, समझ गए। आप लोग से अगर बैच नहीं भरेगा तब दूसरे बैच या अदर लड़का को जो है देंगे। अब जिसका एडमिशन हो गया है उसको तो कैंसिल नहीं ना कर सकते हैं, तो अब जो है ना कुछ दिन जो है सीढ़ी पर बैठ करके इधर उधर बैठ करके कर लीजिए, समझ गए। हाँ चलिए, नहीं तो ऑनलाइन कर लीजिए 1 माह, ऑनलाइन भी तो सुविधा दे दिए हैं, ऑनलाइन कर लीजिए 1 माह, समझ गए। चलिए अब आइए होमवर्क पूछते हैं, हल्ला मत कीजिए। क्या दिए थे इसमें होमवर्क? पंचवर्षीय योजना पढ़े हैं? खड़ा होइए। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कब हुई है? 1952 में। बैठ जाइए, खड़ा होइए। हरित क्रांति किसके द्वारा लाया गया भारत में? MS स्वामी। चलिए उधर लंबू खड़ा हो जाइए। किस पंचवर्षीय, हाँ खड़ा होइए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 5वीं ना। इधर चश्मा वाला खड़ा हो जाइए। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? 1975। 1900। टोपी वाला खड़ा रहिए। जवाब कहां दिए हैं आप? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया? बोलिए।
गुरनार मिर्डल, गुरनार। चलिए उधर खड़ा हो जाइए, कोना वाली खड़ा होइए। मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना का सार माना जाता है? किसका? 8वीं। किसका? 8वीं। खड़ा रहिए। उधर रेड टोपी चश्मा खड़ा हो जाइए। हाँ। किस योजना का उद्देश्य तीव्र, धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास है? 11वीं, 12वीं। केमिका 12वीं। खड़ा रहिए। चलिए इधर खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक? है 2002 से 2007। चलिए उधर व्हाइट टी शर्ट खड़ा हो जाइए, लड़की व्हाइट टी शर्ट खड़ा हो जाइए, व्हाइट वाली खड़ा होइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महा लनोबिस। पीसी महा। बैठ जाइए अब। चलिए आगे, अगला होमवर्क सुनिए। राष्ट्रीय विकास परिषद और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना, इसमें टोटल जो है 86 गो योजना है। 86 गो में आधा हो गया 43 तक याद करके आना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना, यहां तक याद करके आना। पेज नंबर 31, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना में 43 तक, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता तक, ई वाला करके आना है इसमें। लीजिए, इसके बाद आगे दीजिए, घटना चक्र दीजिए। इसमें क्या था होमवर्क? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बाद अगला होमवर्क है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। बौद्ध धर्म के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 50। चलिए उधर खड़ा होइए, खड़ा होइए। हाँ आगे वाली बैठिए। गौतम बुद्ध की मां किस वन से संबंधित थी? है हल्ला मत कीजिए आप लोग। महापरिनिर्वाण मंदिर कहां है? क्या बोल रहे हैं? कुछ और नहीं बोल रहे हैं आप? कुशीनगर बोल रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति? सुभद। बैठ जाइए। रेड टी शर्ट खड़ा हो जाइए उधर। हाँ आगे वाले, पीछे वाले बैठिए। सप्तपर्णी गुफा कहां है? राजगिरी में। बैठ जाइए। बाबा जवाब दीजिए। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक? कमल और सांड। प्रथम प्रवचन का प्रतीक? अगला क्वेश्चन, कर्मापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? कंगयूपा। कंगयूपा किसका है? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ? वैशाली में ना। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? प्रथम उपदेश। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का यमक बुद्ध पिटक से यमक बुद्ध पिटक, यमक किस बुद्ध पिटक से संबंध? अभिधम
कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? देव। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता। आचरण की शुद्धता और बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा? जापानी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहां मिलता है? ऋग्वेद में। संस्था अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध कौन धर्म से? बौद्ध। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में निर्मित है? मथुरा। किसमें? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म ने। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में ना। अगला होमवर्क जैन धर्म। क्या है? बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? कल क्लास बंद है। काहे बंद है? राम नवमी। टेस्ट है। टेस्ट क्या?